सो ये वीडियो है सॉल्यूशन क्यूमुलेटिव टेस्ट 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस, मीन्स O2 में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। O2 में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, O2 माइनस बनेगा। तो क्वेश्चन है द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। अब इसके लिए देखो, बेसिकली O2 एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेसिस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो तो O2 के लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन में आता है पाई स्टार 2p/1 और पाई स्टार 2pz1, अगर मेरा एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा 1s से स्टार्ट करो, आप यहाँ पे पहुंचोगे। ये है O2 के केस में। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो क्या होगा, या तो 2p/2 हो जाएगा या 2pz2 हो जाएगा, दोनों में से कोई एक 2 होगा, एक 1 रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल कौन सा है, ए। इसका आंसर क्या हो गया, ए। 47 among the following molecular ions which one is diamagnetic and has the shortest bond length। तो देखो, डायमैग्नेटिक वो होता है जो इवन वाले होते हैं 10 और 16 को छोड़ के। तो इसके पास है 14, इसके पास है 16, इसके पास है 18 और इसके पास है 16। तो मैंने क्या बोला था, 10 और 16 वाले डायमैग्नेटिक नहीं होते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। तो बच गया O2 माइनस, O2 2 माइनस और C2 2 माइनस, दोनों ही डायमैग्नेटिक है। अब पूछा है विच वन इज डायमैग्नेटिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब है बॉन्ड लेंथ अगर छोटा है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, C2 2 माइनस, मतलब आंसर हो जाएगा सी। 48 द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम। अब sp3d2 का मतलब है कि आपका टोटल पेयर जो होना चाहिए आपके पास वो 6 होना चाहिए, ठीक है। Brf2 में यहाँ पे है बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2, ठीक है। बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2 और लोन पेयर कितना है जाएगा 3, ठीक है। लोन पेयर कितना है 3, तो 2 + 3 तो 5 ही हुआ। ICl2 का भी वही हाल है, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3। ICl4 माइनस में बॉन्ड पेयर है 4, बॉन्ड पेयर है, इसमें बॉन्ड पेयर हो गया 4, सॉरी 4, और लोन पेयर हो गया यहाँ पे 2। तो 4 + 2 6 हो गया, यहाँ पे टोटल पेयर जो हो वो 6 हो गया। और IF6 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर हो गया 1, टोटल हो गया 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 48 का आंसर होना चाहिए सी। आई थिंक डी दिया हुआ है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 3 आएगा, बिकॉज सब में माइनस है, मतलब सब में सेंट्रल एटम हैलोजन, मतलब सबके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यूज हुआ, 6 से 3 पेयर बचा, इसमें भी वही हुआ। इसमें 4 यूज हुआ, 4 से 2 पेयर बना, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। और इसमें 6 और एक लोन पेयर आ रहा है, तो 48 का आंसर सी होगा, ये करेक्शन हो जाएगा। 49 द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Xe इन XeO4। पूछा है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गया 5, ठीक है, और लोन पेयर हो गया यहाँ पे 1, टोटल हो गया 6, मतलब sp3d2 होगा। अब पूछा है हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जेनॉन, तो 5 + 1 sp3d2 और 1, तो आंसर हो जाएगा 49 का डी। 50 द डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4 क्लोरोफॉर्म एंड CH4। तो देखो इसमें क्लोरोफॉर्म नॉन जीरो है, बाकी CCl4 और CH4 जीरो होगा, बिकॉज सारे बॉन्डेड एटम क्या है, सेम है। तो सबसे ज्यादा CH-Cl3 होना चाहिए और ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा, डी। 51 if the magnetic moment of a dioxygen species is 1.73 Bohr magneton it may be। तो 1.73 का मतलब है यहाँ पे डाइऑक्सीजन इज 1.73 इट मे बी। तो 1.73 का मतलब हो गया ये √3 है, मतलब n का वैल्यू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन होगा, इट मे बी। तो O2 में होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस में होता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और O2 प्लस में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। O2 में 2 और O2 प्लस में 1, यहाँ पे O2 माइनस और O2 प्लस इन दोनों में एक ही होगा, n का वैल्यू 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा डी।
52 यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, मतलब आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ रहा है, ठीक है। इधर में पोटेंशियल एनर्जी -600 से -100 मतलब बढ़ रहा है, और इधर में आपको बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल ए है, ए बी है, ए सी है और ए डी है। पूछा हुआ ए हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड इंथैल्पी। तो बॉन्ड इंथैल्पी वो होता है जो आपने एनर्जी बॉन्ड बनाने में खर्च किया है, ठीक है। तो ए देखो सबसे नीचे कौन गया है, ए बी गया है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो ए बी होगा, बिकॉज यहां से यहां जाने में एनर्जी लॉस हुआ है, इसको तोड़ने में भी हमें इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। जितना बॉन्ड बनने में एनर्जी लॉस होता है उतना ही बॉन्ड बनने में एनर्जी खर्च उसको तोड़ने में उतना ही खर्च होता है। तो ए है द लार्जेस्ट बॉन्ड इंथैल्पी गलत है, सबसे ज्यादा ए बी का होना चाहिए, बिकॉज सबसे नीचे वही गया है। डी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम। अब डी यहाँ पे है, देखो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, और कोवलेंट बॉन्ड में जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही आपके पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी का डेल्टा आई एन सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज ए तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो बी सी डी में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे हाई होना चाहिए था, तो डी भी नहीं होगा। एडी हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, एडी हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो जो सबसे जो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा वो ए का होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस सबसे कम है। और एडी की बात करोगे तो वो तो ये वाला डिस्टेंस है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो ए सबसे छोटा है, फिर ए बी है, फिर ए सी है, फिर ए डी है। एंड ए बी हैज द स्टिफेस्ट बॉन्ड, स्टिफेस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट एक बिल्कुल सही हो गया। तो 52 का आंसर क्या होगा, डी। 53 द कंपाउंड दैट हैज द लार्जेस्ट एच एम एच बॉन्ड एंगल, मतलब बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, एम आपका सेंट्रल एटम होगा और ये दोनों बॉन्डेड एटम होगा। कौन कौन सा है, CH4। तो सब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालो, तो ये हो गया sp3, H2S भी हो गया sp3, NH3 हो गया sp3 और वाटर भी हो गया sp3। अब उसके बाद है जिसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है और इसके पास 0 लोन पेयर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, CH4 ही होगा, मतलब 53 का आंसर ये होगा। 54 गिवन बिलो आर टू एस्टम, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड रीजन। हमें बताना है कि क्या इसमें से ऑप्शन चूज करना है। असर्शन द एचओएच बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5, सही बात है। पर लोन पेयर अराउंड 2 से 2.5 डिग्री का क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल का लॉस होता है। तो 109 से करीब करीब 4 से 5 डिग्री का लॉस होगा दो लोन पेयर का, तो 1045 सही है। द लोन पेयर रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, लोन पेयर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और इसी के कारण ही ये बॉन्ड एंगल कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला मतलब आंसर हो जाएगा सी। जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन, जितना ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन उतना ही आपका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, बिकॉज वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 55 A central atom in a molecule has 2 lone pair of electrons and form 3 single bond. The shape of this molecule is, क्या लिखा हुआ है, 2 लोन पेयर है एंड 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड पेयर हो गया 3, लोन पेयर हो गया 2। तो ये किसका शेप होता है, ये शेप होता है टी शेप का। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ए बी एन सी। तो ए हो गया sp3, सिंगल बॉन्डेड है, तो ए हो गया sp3, तो पहला हो गया sp3। बी है डबल बॉन्डेड, मतलब ये हो गया sp2, और सी भी है डबल बॉन्डेड, मतलब ये भी हो गया sp2। तो sp3 sp2 एंड sp2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए। 57 विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। अनइक्वल बॉन्ड लेंथ का मतलब है आपका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d मिलना चाहिए या फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आना चाहिए। और यहाँ पे देखो XeF4 में ये है sp3d2, SiF4 में ये हो गया sp3, BF4 माइनस में हो गया sp3, NSF4 में हो गया sp3d। तो मतलब यही आंसर है आपका। 57 का आंसर क्या हो जाएगा, डी।
द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 माइनस, NO2 माइनस का मतलब हो गया sp2, NO2 प्लस का मतलब हो गया sp और NH4 प्लस का मतलब हो गया sp3। तो sp2 sp2 सॉरी sp2 sp एंड sp3, sp2 sp एंड sp3 आंसर हो जाएगा ए। 59 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल असर्शन, फिर से असर्शन दीजिए देख लेते हैं। लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट इन नेचर, सही बात है बिकॉज में पोलराइजेशन ज्यादा होता है। लिथियम पोजेस हाई पोलराइजिंग कैपेबिलिटी, सही बात है, मतलब इसका भी रीजन वाला होना चाहिए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब आंसर डी होना चाहिए। 59 का आंसर डी होगा। 60 अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आयोडाइड में होगा, बिकॉज कटायन तो सब में कॉमन ही है। तो पोलराइजिंग कैपेबिलिटी क्या होता है, आई माइनस का बी आर माइनस से ज्यादा होता है, बी आर माइनस सी एल माइनस से ज्यादा होता है, और ये ग्रेटर देन एफ माइनस होता है। तो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो हमें आई माइनस में देखने को मिलेगा। तो आयोडाइड सबसे डी सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, फिर बी और फिर ए, डी सी बी ए, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो ये आंसर होगा। तो 16 का आंसर हो गया बी। 61 bonding in which of the following diatomic molecule becomes stronger on the basis of molecular property by removal of electron। इसका मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है, अब देखो NO का होता है 15, 15 का बॉन्ड होता है 2.5, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये 2.5 से 3 हो जाएगा। N2 ऑलरेडी 3 होता है, निकालूंगा तो ये 2.5 हो जाएगा। O2 2 होता है, अगर एक निकालूंगा, सॉरी 2.53 हुआ था, अगर निकालूंगा तो ये O2 होता है 2, 2 से निकालूंगा तो ये 2.5 हो जाएगा। C2 होता है 2 और करूंगा तो ये हो जाएगा 1.5, और B2 होता है 1, इसे निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0.5। तो पूछा था स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे बॉन्ड इंक्रीज हुआ, ए में इंक्रीज हुआ और सी में इंक्रीज हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। 61 का आंसर हो जाएगा सी। 62 चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मैच करना है तो XCF4 हो गया 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर पेयर। एक आंसर हो गया 2। SF4 हो गया तुम्हारा C100, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बी का आंसर हो गया 1। सी हो गया टेट्राहेड्रल, मतलब सी का आंसर हो गया 4। तो आंसर क्या बनेगा, डी। एक तो बच ही गया, वो तो क्या होगा, टी सेफ होगा। 63 इन कंपेरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज लेस न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो बोरोन के पास, अगर मैं पहले बेरिलियम आता है फिर बोरोन आता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। अब चाहे जेड बोलो या चाहे जेड इफेक्टिव बोलो, दोनों ही बोरोन के लिए ज्यादा होगा। तो इन कंपेरिजन टू बोरोन बेरिलियम हैज लेस न्यूक्लियर चार्ज, सही बात है। लेसर ये भी सही है, ग्रेटर वाले तो गलत हो गया यहीं पे। अब इसमें लिखा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन का, सॉरी बेरिलियम का ज्यादा होता है, सही बात है। बेरिलियम का फुलफिल ए सबसेल होता है तो ग्रेटर फर्स्ट, तो यही आपका आंसर बनेगा। ग्रेटर होता है, लेसर नहीं होता है। बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो होता है वो बोरोन से ज्यादा होता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ए। 64 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन, तो बिल्कुल सिंपल है यार, ये +2 हो गया, ये +1 हो गया, ये +4 हो गया और ये +3 हो गया। तो सबसे पहले N2O पकड़ लो, कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सबसे आगे होना चाहिए कौन, NO2, दोनों में ही है, सही बात है। फिर तो +1 के बाद NO पकड़ लो, ये रहा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 65 द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इस फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन, तो फर्स्ट और सेकंड का ग्रेटेस्ट है, मतलब ये अल्केली मेटल होगा, बिकॉज तभी एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वहां पे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आएगा, मतलब आंसर हो जाएगा सी। 66 द आईपीसी सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 क्या होगा, UUE होगा, इन बोलते हैं ना उसको 9 को। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। द साइज ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज Cl माइनस आर्गन Ca2 प्लस इज अफेक्टेड बाय, पहला लिखा हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा बिकॉज आइसोइलेक्ट्रॉनिक में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम ही होगा, उससे तो फटेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियर चार्ज। देखो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है
जेड बाई ई रेशियो इंक्रीज होता है, मतलब जेड आपका इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम ही होगा, तो जेड बाई इंक्रीज होने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, बिकॉज Cl माइनस का न्यूक्लियर चार्ज 17 है, तो आर्गन का 18 है और कैल्शियम का 20 है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उसका साइज उतना छोटा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 68 इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप, दैट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। क्या लिखा हुआ है? इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप। अच्छा, दो प्रॉपर्टी लिखा है, पहला डिक्रीज होना चाहिए, दूसरा इंक्रीज होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो पहला ही आंसर हो गया, तो 68 का आंसर ये हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और ये डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी डिक्रीज होता है, तो पहला वाला आंसर मैच कर रहा है आपका। 69 when the first electron gain enthalpy of oxygen is its second electron gain enthalpy is positive because E2 is always positive। तो आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा ए। बाकी कुछ देखना ही नहीं इसके लिए। 70 the 71st electron of element X with an atomic number of 71 enters into the orbital। अब देखो 71 मतलब ये हो गया लेंथेनाइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट। तो 71 में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 71 का, तो 71 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जेनॉन, ठीक है, 6s2 4f14 5d1। 6s फुल हुआ, फिर 14 फुल हुआ, फिर लास्ट में कहाँ गया? 5d1। आंसर हो जाएगा ए। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर। तो 13 है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +3 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है और +1 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो आपका एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो डाउन द ग्रुप जाओ +1 बढ़ेगा, सबसे ज्यादा थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। थैलियम ग्रेटर देन इंडियम, तो आंसर हो जाएगा ए। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का नेचर एक जैसा होता है, तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड वही होगा जिस एलिमेंट का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। इसमें कौन एग्जांपल आएगा? बेरिलियम। बाकी सबके हाइड्रोक्साइड जो है बेसिक है, बिकॉज सारे सब ग्रुप 2 में अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में केवल बेरिलियम है जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बाकी सबके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इसलिए उनका हाइड्रोक्साइड भी बेसिक ही है। 73 द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन फर्स्ट पूछा है, तो देखो सोडियम जो होगा वो मैग्नीशियम से कम होगा, एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से कम होगा और ये कम होगा सिलिकॉन से। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। तो मुझे देख लो, यहाँ पहला सोडियम है, दूसरे में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो नंबर है वो सेकंड नंबर पे आना चाहिए, मतलब सबसे लास्ट में सिलिकॉन सबसे हाई होना चाहिए। अब देखो पहला है 786, घट गया, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। ये सोडियम अगर है तो ये गलत लिखा हुआ है, बिकॉज एल्यूमिनियम आना चाहिए, यहाँ पे एक हाई नंबर आना चाहिए, फिर घट गया। देखो पहले कम था, ऐसा हो गया, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ज्यादा एल्यूमिनियम से और उससे ज्यादा सिलिकॉन, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए। इवन मैग्नीशियम और सिलिकॉन में भी सिलिकॉन ज्यादा होना चाहिए। तो देखो पहला था सोडियम, ठीक है, अब इससे ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा हो गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, इससे भी ज्यादा ये है, तो आंसर बी हो जाएगा। 73 का आंसर हो गया बी, ठीक है। 74 द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, थर्ड पूछा है, तो थर्ड उसी का मिनिमम होगा जहां पे तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल बनेगा। तो एफी में अगर थर्ड निकालोगे तो ये D6 से D5 बन जाएगा, मतलब स्टेबल हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लो होने का चांसेस है। कोबाल्ट में थर्ड निकालोगे तो आप D6 मिलोगे, तो स्टेबल तो नहीं मिल रहा है। मैग्नीज में थर्ड का मतलब है आप D5 से D4 जाओगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और निकेल में है आप थर्ड निकालोगे तो आप 3D7 से 3D8 से 3D7 में जाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। जब भी कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो आपको एनर्जी कम लगेगा, और अगर आप स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाओगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। 75 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम आर।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाई वैलेंट यूरोपियम, यूरोपियम का हाफ फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4f7 एंड ट्राई वैलेंट सीरियम, सीरियम होता है जेनॉन, जेनॉन होता है, उसके बाद होता है उसमें 6s2, फिर होता है 4f2, तो 3 निकालोगे तो एक f बच जाएगा, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यूरोपियम 2 प्लस में हाफ फील्ड होता है और सीरियम प्लस 3 में f1 में होता है। 76 द एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, एसिडिक मतलब ये नॉन मेटल का होगा, ठीक है, ये नॉन मेटल का होगा, ये मेटल का होगा और ये मेटेलॉइड्स का होगा। तो चलो देखते हैं, पहला क्लोरीन नॉन मेटल है, पहला सोडियम है, गलत लिखा हुआ मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो बी और डी तो ऐसे गया। अब पहला देखो, दूसरे वाले में देखो बेसिक चाहिए, मेटल चाहिए, तो कैल्शियम है, लिथियम है, सही बात है, दोनों ही मेटल है, दोनों बेसिक होगा। अब ये P4 नॉन मेटल का, ये एसिडिक हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या बनेगा सी, बिकॉज Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, तो आंसर हो गया सी। 77 3 element X, Y and Z are in the third period of the periodic table. The oxides of X, Y and Z are basic. X मतलब हो गया मेटल, Y जो है वो हो गया मेटलॉइड या लेस मेटालिक, लेस मेटालिक बोल देते हैं, ठीक है, और जो Z है वो एसिडिक है, मतलब ये हो गया नॉन मेटल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, सिंपल सा बात है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आप मेटल से नॉन मेटालिक की तरफ जाते हो, इस डायरेक्शन में मेटालिक नेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक्स पहले मिलेगा, फिर वाई मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, जेड मिलेगा, तो एक्स से ज्यादा होगा वाई, वाई से ज्यादा होगा जेड, बिकॉज सारे के सारे जो है वो एक ही पीरियड में है। तो ये आंसर कौन सा मिला, ए हो गया, 77 का आंसर ए हो गया। 78 द आयनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस एंड Mg2 प्लस आर इन द ऑर्डर। आयनिक साइज पूछा है, रेडियाई पूछा है, तो सबसे छोटा होगा Mg2 प्लस, ठीक है, और सबसे बड़ा होगा O2 माइनस, मतलब आंसर हो जाएगा सी। 79 द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर H2 मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटता है तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, फिर इंक्रीज हो जाता है, मतलब आंसर कौन बना ए। इसमें तो इंक्रीज हो रहा है, ये होगा नहीं, इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी घट रहा है, ये तो होगा नहीं। एक मिनट में लिखा है, सब में एक्स एक्सिस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो ये बढ़ेगा, एक मिनट इसमें ध्यान दो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एक मिनट इसका, इस डायरेक्शन में इंटर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, तो यहाँ पे सबसे लो एनर्जी होना चाहिए, बहुत कम पे ऐसा होता है, देखो जो कर्व एक्चुअल कर्व होता है वो होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आर, आर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो इधर से इधर आने में एनर्जी ऐसा कर्व होता है। अब इधर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसका आंसर बी ही होगा। सेफ कैसे भी रहे, कैसे भी जाओ, कि हायर डिस्टेंस पे एनर्जी था, हायर इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए मूव कर रहा है तो एनर्जी पहले डिक्रीज हुआ फिर ऊपर बढ़ गया, यही होगा, यही सेफ को मेंटेन करा, बाकी किसी का सेफ है नहीं, ऐसा ही कर्व होता है, पहले एनर्जी डिक्रीज होता है, एक मिनिमम पे पहुंचता है फिर बढ़ जाता है, तो इससे बी के पास ही, और किसी के पास सेफ है नहीं। डी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो एक्स का, एक्स से वाई ज्यादा है, मतलब एक्स का एटॉमिक नंबर से वाई का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और एक्स का जो सेकंड है बहुत हाई है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया एक के बाद, मतलब एक्स जो है वो एल्केली मेटल है, ये इसका डाटा बता रहा है। फर्स्ट और सेकंड में बहुत गैप है, इतना गैप यहाँ नहीं है, तो एक्स मेरा फ्लोरीन नहीं हो सकता, एक्स मेरा मैग्नीशियम नहीं हो सकता, एक्स मेरा सोडियम हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचता है फिर तो सी। बाकी एक्स से अगर ये सोडियम है तो मैग्नीशियम के लिए डाटा सेटिस्फाई करता है। मैग्नीशियम का थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगा, बिकॉज उसमें दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 81 द सेट हैविंग आयंस व्हिच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बोथ, कलर्ड बोलने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए,
तो इसमें तो कोई है नहीं, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। Cu2+ में है, Cr3+ में, स्कैंडियम 3+ में भी है। तो 81 का आंसर बी बनता है फिर तो। इसमें तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसके पास नहीं है, इसमें इसके पास नहीं है। 82 कंसीडर द हाइड्रेटेड आयंस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। हाइड्रेटेड आयन का मतलब है वाटर को आप लिगेंड मान लो, तो Ti2+ का मतलब है आपके पास D2 है, वेनाडियम 2+ का मतलब है आपके पास D3 है, और टाइटेनियम का मतलब है स्कैंडियम टाइटेनियम का मतलब इसके पास D1 है, और स्कैंडियम का मतलब इसके पास D0 है। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? वेनाडियम 2+, उसके बाद Ti2+, उसके बाद आएगा Ti3+, फिर स्कैंडियम। मतलब आंसर हो जाएगा डी। 82 का आंसर हो जाएगा डी। 83 द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसमें कौन सा आता है? तो अगर आपको याद हो तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लेफ्ट टू राइट पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। ग्रुप 12 का लोएस्ट होता है, बिकॉज उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे ग्रुप 12 से कौन बिलोंग करता है? जिंक। इसलिए बोलते हैं कि ग्रुप 12 का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। 84 मिच मेटल इज एलॉय कंसिस्ट मेनली ऑफ लैंथेनाइट्स। इसमें 95% लैंथेनाइट्स होता है और 5% आयरन होता है, बाकी उसमें ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। तो 84 का आंसर हो गया बी। 85 द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2+ ऑफ M of 3D सीरीज एलिमेंट शोज पॉजिटिव वैल्यू फॉर। तो ये मैंने आपको बोला था क्लास में, कॉपर होता है जिसका 0.34 होता है। कॉपर 0 से ऊपर था, बाकी सारे लोग नीचे थे, मतलब निगेटिव में थे। 85 का आंसर हो गया डी। 86 विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइट्स exhibit +2 oxidation state with diamagnetic nature? Which of one of the following lanthanides exhibit +2 oxidation? अगर आपको याद हो YB, तो YB का कॉन्फ़िगरेशन होता है xenon 6s2 4f14। ठीक है, ये 70 नंबर पे आता है। तो अगर आप +2 में जाओगे तो 4f18 है, तो डायमैग्नेटिक भी होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी सब में आपको मिलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इवन लैंथनम में भी मिलेगा। 87 the dark purple color of KMnO would disappear in the titration with oxalic acid and acidic medium. The overall change in oxidation, देखो acidic medium बोला है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है, तो आपको ये याद रखना है कि KMnO4 का एन फैक्टर 5 होता है, और उसके लिए मैग्नीज जो है वो +7 से कहाँ जाता है? 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ जाता है? Mn+2 में जाता है। तो ओवरऑल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ मैग्नीज इन द रिएक्शन इज, तो क्या हो जाएगा? 5 होगा। 88 द फॉर्मूला फॉर नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4। अगर जिसने भी वो वीडियो देखा हो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला, उसमें आपको ये मिल जाएगा। 88 का आंसर हो गया बी। सीरियम है जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट? इट विल नॉट प्रेफर टू अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इट विल नॉट प्रेफर टू अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन जाता है भाई, C+4+3 में जाता है, तो रेडॉक्स तो करेगा ये। तो नॉट प्रीफर लिखा है मतलब गलत लिखा हुआ है। इट विल प्रीफर टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है। सीरियम +4 से +3 में, लास्ट वाले एग्जाम में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया था, इसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सीरियम का +4 में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन +3 ही होता है, तो ये तो सही बात लिखा हुआ है। इट विल प्रीफर टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन, नहीं और इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, बिकॉज सीरियम +4 के पास इनर्ट गैस है, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं करेगा। इट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, गलत बात है, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। 90 द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इज +3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू डेविएट इजीली फ्रॉम द +3? डेविएट का मतलब है जो +2 या +4 बनाता हो, तो सीरियम +4 बनाता है, लैंथनम तो +3 दिखाता है, ल्यूटेटियम +3 दिखाएगा बिकॉज इसमें 6s2 5d1 होता है, 4f14 होता है, और गैडोलिनियम हाफ फील्ड होता है, तो ये आपको गैडोलिनियम होता है 64, तो इसमें आपको 4f7 5d1 यहाँ भी होता है, तो ये भी नहीं दिखाएगा, ये भी +3 दिखाएगा। तो इस सीरियम के केस में आपको +4 मिलेगा। सीरियम, फिर यूरोपियम और व्हाइट टर्बियम, इनको ध्यान में रखना। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये था आज आपका क्यूमुलेटिव टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। बाकी फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जब आपका चैप्टर आएगा आइसोमरेनिज्म वाला। ठीक है,
चलिए ऑल द बेस्ट और मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं। थैंक यू।